गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 7 चैप्टर 4 और पार्ट 1 हिस्सा हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का? वायु। आज की क्लास में हम शेष हिस्सा जो बच गया है चैप्टर 4 का उसे देखने वाले हैं। पहले हिस्से में हमने देखा था वायुमंडल क्या है, वायुमंडल की परतों के बारे में जाना था और उसमें क्या क्या घटनाएं घटती हैं वो हमने जाना था। आज हम जानेंगे मौसम एवं जलवायु आज की क्लास का टॉपिक है। मौसम और जलवायु के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं, है ना। पहले की क्लास में क्लास 6 में हम जान चुके हैं। क्या है मौसम? मौसम है वायुमंडल की जो प्रत्येक घंटे की या दिन प्रतिदिन की जो स्थिति होती है उसे क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। जैसे कि आज गर्मी है, कल ठंडी थी, शाम को बारिश हो जाए या लग रहा है बारिश होगी, है ना। तो ये जो स्थिति है हम देख रहे हैं एक ही दिन में। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही दिन के अंदर आपको मौसम की कई स्थितियां देखने को मिले। जैसे सुबह आपने देखा मौसम बहुत ही सुहावना था, दोपहर में बहुत गर्मी थी, शाम को बारिश हो गई, उसके बाद बहुत मौसम कैसा हो गया? ठंडा हो गया, मौसम ठंडा हो गया। तो एक ही दिन में आप कई स्थितियां देख सकते हैं मौसम की, या फिर किसी दिन मौसम गर्म है, किसी दिन ठंडा है, किसी दिन बारिश हो रही है, किसी दिन बादल छाए हुए हैं। तो ये जो स्थितियां आप देख रहे हैं ये सब क्या है? मौसम है। और किसकी स्थितियां हैं? वायुमंडल की। किसकी? वायुमंडल की। वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है क्या? मौसम, है ना। और बात करें यदि जलवायु की, तो जलवायु क्या है? दीर्घकाल में, एक लंबे समय अंतराल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु को बताता है। जैसे कि दीर्घकाल, लंबे समय में यदि हम भारत की स्थिति को ले लें तो भारत में हम यदि एक साल करके देखें कि एक साल में भारत का मौसम कैसा था, दूसरे साल कैसा था, तीसरे साल कैसा था, ऐसे कई सालों को ध्यान में रखकर यदि हम देखेंगे तो पाएंगे कि एक साल में जब पहले देखते हैं, ठीक है, एक साल में देखते हैं तो हम देखते हैं कि गर्मी का जो मौसम है एक साल में अधिकांश महीनों में लगभग गर्मी का मौसम रहता है। ठीक है, लगभग गर्मी का मौसम रहता है। या भारत की नहीं, किसी स्थान विशेष के ही ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कई सालों में देखने पर हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो क्षेत्र है, जैसे मान लेते हैं, हम इसे मान लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पर कई सालों में देखने पर हमने पाया कि एक वर्ष के अधिकांश जो मौसम के दिन हैं, अधिकांश जो महीने हैं वो कैसे हैं? गर्म हैं। तो ये जो स्थान है, ये स्थान कैसा हो जाएगा? गर्म। यहाँ की जलवायु कैसी होगी? गर्म जलवायु है। अगर कोई अन्य स्थान ले लेते हैं, देखते हैं कि वहाँ का जो मौसम है एक वर्ष में देखें तो वहाँ के एक वर्ष के महीनों में यदि अधिकांश महीने कैसे हैं? ठंडी के हैं, अधिकांश महीने ठंडी का मौसम रहता है, तो क्या कहेंगे? वहाँ की जलवायु ठंडी है।
ठंडी जलवायु है, उस क्षेत्र की, इस स्थान की जो जलवायु है कैसी है, ठंडी है, लेकिन एक लंबे अंतराल में। लंबा अंतराल 1-2 साल का नहीं कि आज आपने देखा, कल देखा, दूसरे साल देखा, तीसरे साल देखा, इससे भी अधिक, ठीक है, 25-30, इससे ऊपर, इतने सालों का लगभग इस देखते हैं। इसके बारे में और अधिक जानकारी आपको मिलेगी, लेकिन क्लास चेंज होने पर। चलिए, ये जो मौसम और जलवायु है, इसे कुछ कारक प्रभावित करते हैं, है ना। कौन से हैं वो, एक एक करके हम देखते हैं। फर्स्ट है तापमान, टेम्परेचर। मौसम आपने अभी जाना, तो वायुमंडल की प्रत्येक घंटे या दिन प्रतिदिन की स्थिति मौसम है। किसकी, वायुमंडल की। इस शब्द को ध्यान में रखना है आपको, किसकी, वायुमंडल की, ठीक है। तापमान, टेम्परेचर। तापमान क्या है, हम कहते हैं ना, तापमान आज 20 डिग्री सेल्सियस है, कल 46 डिग्री सेल्सियस है। गर्मी बहुत अधिक पड़ती है तो 40 डिग्री के पार चला जाता है ना, 40 के ऊपर चला गया, क्या कहते हैं, 40 के ऊपर चला गया, गर्मी बहुत पड़ने वाली है। या फिर -8 जब टेम्परेचर जाता है तो बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर नीचे जाता है, ऊपर जाता है, तापमान नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने पर हमें गर्मी लगती है, नीचे जाने पर हमें ठंडी लगती है अत्यधिक। तो हम ये गर्मी और ठंडी जो अनुभव कर रहे हैं, ये है क्या वास्तव में, ये है वायुमंडल का तापमान। क्या है ये, वायुमंडल का तापमान होता है। ये तापमान दिन और रात में अलग अलग होता है। दिन में यदि तापमान अधिक है तो गर्मी रहेगी, है ना, और रात में ये बदल जाता है तापमान। तो दिन और रात का तापमान अलग अलग होता है। इसके साथ ही ऋतु के अनुसार भी तापमान में परिवर्तन होते हैं। किसके, ऋतु के अनुसार। पहले हम इसे लिख लेते हैं, दिन और रात। दिन और रात में तापमान भिन्न भिन्न होता है। साथ ही ऋतुओं के अनुसार भी तापमान बदलता रहता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु आई तो तापमान कैसा होगा, गर्म होगा। शीत ऋतु आई तो तापमान कैसा होगा, कम होगा ना, तापमान कम होगा। ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होगा। तो ऋतुओं के अनुसार भी तापमान क्या करता है, बदलता रहता है। आपने अभी मेरे माध्यम से जाना कि तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो गया है, 20 डिग्री सेल्सियस हो गया है। हम सेल्सियस बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सेल्सियस। तो तापमान को किस में मापते हैं, तापमान को माप सकते हैं ना, मेज़र कर सकते हैं। तापमान को, टेम्परेचर को मेज़र करते हैं डिग्री सेल्सियस में। डिग्री सेल्सियस में किसने आविष्कार किया था इसका, एंडर्स सेल्सियस ने। और टेम्परेचर को जिसमें मेज़र करते हैं, मापते हैं, उसे क्या कहते हैं, थर्मोमीटर। क्या कहते हैं, थर्मोमीटर, तापमापी। क्या कहते हैं, तापमापी।
ये तापमान को मेजर करता है, तापमापी। इस पर अंक लिखे होते हैं, है ना, आपने देखा होगा। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, टेम्परेचर, आपको बुखार आता है ना, हाँ बुखार आता है तो क्या लगाता है डॉक्टर? थर्मामीटर लगाकर चेक करता है कितना बुखार है आपको, है ना। कुछ इस तरह से होता है। आप देखते होंगे कांच से बना हुआ है और उसमें कुछ अंक लिखे होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। एंडर्स सेल्सियस ने इसका आविष्कार किया था थर्मोमीटर का, इसलिए इन्हीं के नाम पर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं। सेल्सियस, उदाहरण ले लेते हैं। जल, पानी। पानी यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर है तो क्या होगा? जम जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर है तो क्या होगा? जम जाएगा या जम जाता है, ठीक है। और यदि ये पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर हो तो क्या होगा? उबलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, उबलेगा पानी। आप पानी गर्म करते हैं तो पानी जब उबलने लगता है टेम्परेचर क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसलिए इस तरह से आपको टेम्परेचर के बारे में जानकारी मिल गई। वायुमंडल का तापमान ही क्या है? तापमान है हम जो अनुभव करते हैं, जिससे हमें शीतलता और ग्रीष्मता का अनुभव होता है। तापमान के वितरण को प्रभावित करता है कौन? आतपन। कौन? आतपन। सुनने में नाम थोड़ा क्या ऐसा लग रहा है? अटपटा सा ना? कोई बात नहीं। इंसोलेशन। क्या है ये आतपन? ये तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। कैसे? टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करता है आतपन। आतपन क्या है? यही है जो आपने जाना, तापमान के वितरण को, ताप के वितरण को प्रभावित करना। देखते हैं। सूर्य याद है आपको? सूर्य से ऊर्जा निकल रही है ना। सूर्य की ऊर्जा कहाँ पहुंच रही है? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर ऊर्जा पहुंच रही है। कितनी ऊर्जा पहुंचती है पृथ्वी पर? सूर्य से जो ऊर्जा निकल रही है वो किरणों के रूप में पहुंचती है पृथ्वी पर। कितनी? केवल 2 अरबवां भाग प्राप्त होता है। सूर्य की ऊर्जा का केवल 2 अरबवां भाग प्राप्त होता है, ठीक है। इतनी ऊर्जा से ही हमारी पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं के जो जीवन है वो बहुत आसानी से संचालित हो जाता है ना। ठीक है, तो सूर्य की किरणों के माध्यम से जो ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंच रही है, पृथ्वी क्या करती है? इस ऊर्जा को रोक लेती है। क्या करती है? रोक लेती है। ऊर्जा को रोक लेती है। इसे ही आतपन कहते हैं। क्या कहते हैं? आतपन।
इसका दूसरा नाम क्या है? सूर्य तप। इससे आसानी होगी ना, सूर्य और तप दो शब्द से मिलकर बना है सूर्य तप। सूर्य का जो क्या है ताप, उसे पृथ्वी रोक लेती है, वही है इंसोलेशन। ये जो सूर्य तप है ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, कहाँ? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, भूमध्य रेखा याद है? बिल्कुल याद होगी, पढ़ाया है मैंने आपको। 0 डिग्री अक्षांश, इसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। पृथ्वी के मध्य भाग से जो रेखा गुजरती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। अन्य नाम क्या है? विषुवत रेखा। ये एक अक्षांश रेखा है, इंग्लिश में क्या कहेंगे? इक्वेटर। ठीक है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, यहाँ क्या है? ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव। तो भूमध्य रेखा से, इस रेखा से इस तरफ ध्रुवों की ओर जाने पर इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं, ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होता है? सूर्य तप कम प्राप्त होता है। सूर्य तप कम प्राप्त होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य तप इस भाग में कम प्राप्त होता है, या क्या कहेंगे? घटता है। सूर्य तप घटता है, या सूर्य तप की मात्रा घटती है। और जब मात्रा घटेगी तो तापमान भी घटेगा। तापमान क्या होगा? घटेगा। तापमान घटेगा तो आप देख सकते हैं, याद है आपको, ध्रुवों पर क्या होता है? बर्फ की मोटी चादर होती है। तो आपको समझ में आया है ध्रुवों पर बर्फ की मोटी मोटी चादरें क्यों होती हैं? क्योंकि वहाँ सूर्य तप की जो मात्रा है वो बहुत कम होती है। ठीक है, बहुत कम होती है, इसलिए ध्रुवों पर बर्फ की चादरें होती हैं मोटी मोटी, और बर्फ की चादरें तो वहाँ क्या होगा? ठंडी होगी। ध्रुवों पर ठंडी होती है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोचिए, यदि क्या हो? पृथ्वी का तापमान क्या हो? तापमान अत्यधिक बढ़ जाए, अत्यधिक बढ़ जाए, तो क्या होगा? तापमान अत्यधिक बढ़ जाए। यदि तापमान बहुत अधिक बढ़ जाएगा तो क्या होगा? फसलें नष्ट हो जाएंगी, है ना? फसलें नष्ट हो जाएंगी, उग नहीं पाएंगी। फसलें नष्ट हो जाएंगी, गर्मी बहुत बढ़ेगी, जीवन कैसा होगा? दुष्कर हो जाएगा। और गांव की तुलना में जो शहर है वो ज़्यादा प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि शहर में सड़कों, बहुत बड़े स्तर पर सड़कें बनी हुई हैं कंक्रीट की, और बड़े बड़े भवन बने हुए हैं जो क्या करते हैं? गर्मी को
एकत्रित कर लेते हैं, जो रात के समय ऊष्मा फिर मुक्त करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगले टॉपिक की ओर। क्या है? वायु दाब, एयर प्रेशर। ये भी मौसम जलवायु को क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है, ये सभी जुड़े हुए हैं। क्या है वायु दाब? वायु दाब, वायु द्वारा दाब लगाया जाएगा, उसे ही वायु दाब कहेंगे। बहुत सरल है ना? किस पर लगाया जाएगा? पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा। किसके? वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है। बहुत सरल है ना? कोई कंफ्यूजिंग नहीं है इसमें। वायु दाब, वायु दाब को माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। बिल्कुल मेजर कर सकते हैं। किससे? वायु दाब मापी से। वायु दाब मापी द्वारा वायु दाब को मापा जाता है, मेजर किया जाता है। इंग्लिश में क्या है? बैरोमीटर। बैरोमीटर। ठीक है, वायु दाब सबसे अधिक कहाँ होता है? समुद्र की सतह पर। समुद्र की सतह पर सर्वाधिक वायु दाब होता है। वायु दाब। और ऊंचाई पर जाने पर, कैसे? ऊंचाई पर, ऊंचाई से संदर्भ पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर जाने पर, जिससे ऊंचाई का संदर्भ स्पष्ट हो गया। तो ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब घटता है। ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब घटता है। ठीक है, वायु दाब आपने सोचा है कि हमारे ऊपर लगता है कि नहीं लगता है? मनुष्यों पर वायु दाब लगता है या नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है। वायु दाब हमारे मानव शरीर पर लगता है। हम उसे अनुभव क्यों नहीं कर पाते? चारों दिशाओं से लगता है। ठीक है, ये मोनू है ना? इनके ऊपर चारों दिशाओं से दाब लग रहा है, इसलिए हम इसे अनुभव नहीं कर पाते हैं। स्पष्ट है? हमारा शरीर वायु दाब पर विपरीत बल लगाता है। वायु दाब का जो क्षैतिज वितरण है, कैसे? क्षैतिज वितरण, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। वायु दाब किससे प्रभावित होता है? वायु के ताप द्वारा। वायु का जो टेम्परेचर होता है उसके द्वारा प्रभावित होता है वायु दाब। हम इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या जाना हमने? वायु दाब का जो क्षैतिज वितरण है
वो किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। कैसे प्रभावित होता है देखते हैं। वायुदाब कैसे प्रभावित होता है, जैसे कि पृथ्वी की सतह, ठीक है, पृथ्वी की सतह है, तापमान अधिक है, तापमान अधिक है, तापमान अधिक है तो वायु कैसी होगी, गर्म होगी, गर्म वायु है। और गर्म वायु कैसी होती है, अच्छा अभी मैंने आपको नहीं बताया है, चलिए कोई बात नहीं, बता देती हूँ। गर्म वायु और ठंडी वायु, गर्म वायु हल्की होती है, कैसी होती है, हल्की होती है, और हल्की होने के कारण फैलती है या ऊपर उठती है, ऊपर उठती है, ठीक है। और जो ठंडी वायु होती है, ठंडी वायु वो भारी होती है, सघन होती है, और इसके कारण ही, भारी होने के कारण ही ये जो ठंडी वायु है ये नीचे बैठती, इसकी प्रवृत्ति क्या है, नीचे बैठने की है, नीचे बैठने की इसकी प्रवृत्ति है। तो आपने देखा जो गर्म वायु है वो हल्की होती है और ऊपर उठती है, जो ठंडी वायु है वो भारी होती है और नीचे बैठती है, ठीक है। तो ये एक चक्र चलता रहता है, जैसे सतह के पास तापमान अधिक है तो वायु कैसी होगी, गर्म होगी, और गर्म वायु हल्की होकर कहाँ जाएगी, ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो जो ऊपर ठंडी वायु है वो नीचे आ जाएगी, क्योंकि वो भारी होती है, और भारी होने के कारण वो नीचे बैठने का गुण रखती है, उसकी प्रवृत्ति है नीचे बैठना। तो जो खाली स्थान होता है गर्म वायु के चले जाने से क्या होगा, जो स्थान होता है यहाँ का, इस स्थान की जो वायु है वो तो ऊपर चली गई, तो ये इस स्थान पर, ठीक है, इस स्थान पर जो है वायु अभी नहीं है, समझने के लिए, ठीक है। तो गर्म वायु ऊपर गई और ठंडी वायु नीचे आ गई, तो इसकी जो जगह है वो ठंडी वायु ने भर दी है। ये इस तरह से क्या चलता रहता है, चक्र चलता रहता है, इसे वायु चक्र कहते हैं। गर्म हवा ऊपर, ठंडी हवा नीचे, स्पष्ट है। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं। कहाँ है, पृथ्वी की सतह और तापमान अधिक है तो वायु कैसी होगी, गर्म होगी। वायु गर्म है तो अभी हमने जाना गर्म वायु कैसी होती है, हल्की होती है, और हल्की होकर ऊपर उठती है, ऊपर उठती है। जब गर्म वायु हल्की होकर ऊपर उठती है तब इस क्षेत्र में, कहाँ, इस क्षेत्र में जो जहाँ पर गर्म वायु का क्षेत्र है वहाँ पर कौन सा दाब प्रभावी होगा, निम्न वायु दाब बन जाता है। यहाँ पर निम्न वायु दाब बन जाएगा, बनेगा, ठीक है। लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, स्पष्ट है। तो जो अधिक तापमान वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और निम्न दाब क्षेत्र बनता है। यहाँ पर क्या बनेगा, जब वायु ऊपर उठेगी तो निम्न दाब क्षेत्र बनेगा। बहुत क्लियर है यहाँ पर, और हमें इसे ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। जो कम तापमान वाले क्षेत्र होते हैं, और जो कम तापमान वाले क्षेत्र हैं, कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है। कैसी होती है, ठंडी होती है। आपने अभी जाना ठंडी वायु कैसी होती है, भारी होती है, भारी और सघन। इसकी प्रवृत्ति क्या है, नीचे बैठने की, नीचे
बैठने की, और नीचे बैठकर जो ठंडी वायु है नीचे बैठती है तो वहां पर क्या बनाएगी? उच्च दाब, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर बनाती है, उच्च दाब क्षेत्र बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। आपने अभी जाना इस क्लास में वायु दाब का जो क्षैतिज वितरण है क्या है? किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा, वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है क्या? वायु दाब। तो आपको समझ में आ गया कैसे प्रभावित होता है। वायु का तापमान क्या है? अधिक है तो वायु दाब कैसा बनता है? निम्न वायु दाब बनता है। तापमान अधिक है तो गर्म वायु होगी, गर्म वायु हल्की और ऊपर उठती है। कौन सा प्रेशर बनेगा? लो प्रेशर। ठंडी वायु है तो हाई प्रेशर बनेगा। ठीक है, हम इसे याद रखेंगे। आपको समझ में आ गया कि किस तरह से तापमान द्वारा प्रभावित होता है वायु दाब। चलिए आगे बढ़े। वायु हमेशा कैसे चलती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। इसे हमेशा याद रखना है। वायु हमेशा उच्च दाब से, अब आपको समझ में आ गया उच्च दाब क्षेत्र कब बनता है और निम्न दाब क्षेत्र कब बनता है। तो वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है या चलती है। ठीक है, इसे हमेशा ध्यान रखिएगा। जियोग्राफी में बहुत काम आने वाला है ये कंटेंट। सभी कंटेंट जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ वो सब बहुत उपयोगी है आपके एग्जाम के लिए भी और समझदारी के लिए भी। ठीक है, आपकी समझ बेहतर हो उसके लिए भी। तो हमेशा याद रखना है प्रेशर, जो एयर है, वायु है, वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर चलती है, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है। और उच्च दाब क्षेत्र कैसे बनता है और निम्न दाब क्षेत्र कैसे बनता है यह आपने अभी जान लिया है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला? पवन। पवन, विंड। कई लोगों को लग रहा होगा पवन और वायु एक ही तो है ना मैम। है, लगभग हम महसूस एक जैसा ही करते हैं, थोड़ा सा अंतर है ना। अभी हमने जाना कि वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। स्पष्ट है? चलिए इसी के साथ हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर, निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति, वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन कहते हैं। स्पष्ट है? किसे? वायु की गति को पवन कहते हैं। कंडीशन क्या है? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर वायु की जो गति है, स्पीड है, उसे पवन कहते हैं, विंड कहते हैं। टू बी वेरी क्लियर। ठीक है, और ये जो पवन है
पवन का नाम उसके आने की दिशा से निर्धारित होता है। उसके आने की दिशा से निर्धारित होता है। जैसे आपने गांव घर में, जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, अपने दादी नानी के यहाँ जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कभी आंधी चलने लगती है बहुत तेज़ी से, है ना। तो जब आंधी चलने लगती है या हवा बहुत तेज़ी से बहने लगती है, तो आपने सुना होगा अपने दादा नाना या दादी नानी के माध्यम से, या अपने रिश्तेदारों के आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनके माध्यम से, कि वो कभी कहते हैं कभी कभी कि कौन सी हवा चल रही है, पछुआ। सुना है आपने ऐसा कुछ? यहाँ पर आपको याद हो जाए आसानी से, इसलिए मैं बहुत ही सरल वे में कन्वे कर रही हूँ, ठीक है। पछुआ कैसे उन्होंने तय किया? पवन के आने की दिशा के आधार पर तय किया कि ये कौन सी पवन चल रही है, ठीक है। जैसे पश्चिम से आने वाली पवन को पछुआ पवन कहते हैं, और पूर्व से आने वाली पवन को पूर्वा पवन कहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे हम, बहुत सरल है, इतना तो हम याद ही रख लेंगे, है ना, बहुत आसान है। पवन को मुख्यतः तीन प्रकारों में विभाजित किया गया है। कितने? 3 प्रकार में। क्या नाम है उनके? अच्छा, मैं नाम बताऊं उससे पहले मैं आपको विंड के बारे में, पवन के बारे में थोड़ा और बता देती हूँ, थोड़ा और व्यवहारिक होकर बता देती हूँ, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि पवन क्या है? वायु की गति है, स्पीड है, ठीक है। उसे पवन कहते हैं, उसे विंड कहते हैं। आपने पवन को काम करते हुए देखा होगा, देखा है? नहीं देखा है? कितने लोग कह रहे हैं नहीं देखा है? देखा है भाई, ऐसे कैसे नहीं देखा आपने? देखा है, मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है, हम सब ने देखा है। जैसे कि हम देखते हैं सड़क पर बहुत सारी पत्तियां पड़ी हुई हैं और एकदम से हवा आती है बहुत तेजी के साथ, उसकी गति बहुत तेज होती है और क्या करती है? उन पत्तियों को उड़ाकर ले जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर छोड़ देती है। तो ये क्या था? यही है विंड, ठीक है। या फिर तूफान आने के समय पेड़ जो बहुत उखड़ जाते हैं, हम देखते हैं अक्सर बारिश के मौसम में, तो देख सकते हैं आसानी से, वो क्या है? स्पीड के कारण उखड़ जाते हैं। तो हम पवन को काम करते हुए देख सकते हैं, है ना। या फिर सबसे व्यवहारिक क्या है? जब हवा बहुत तेज चलती है, जब पवन बहुत तेज चलती है और आप साइकिल चला रहे हो, क्या चला रहे हैं? साइकिल चला रहे हैं। यदि हवा जिस दिशा में चल रही है, पवन जिस दिशा में चल रही है, उसकी जो स्पीड है जिस दिशा में, उसी दिशा में आप साइकिल चला रहे हैं, तब तो आपको साइकिल के पैडल मारने की बहुत कम आवश्यकता पड़ने वाली है। लेकिन यदि आप साइकिल पवन की दिशा के विपरीत चला रहे हैं, विपरीत दिशा में चला रहे हैं, तब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उस साइकिल को चलाने में, ठीक है। आशा करती हूँ आपको अभी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पवन को मुख्यतः 3 प्रकार में विभाजित किया जाता है। 3 में क्या नाम है उन पवनों का? स्थायी पवन है। कौन सी स्थायी पवन है? इंग्लिश में परमानेंट
विंड, परमानेंट विंड्स। इसके अंतर्गत व्यापारिक पवने, ट्रेड विंड्स, और पछुआ पवने, वेस्टर्लीज, और पूर्वा पवने। ईस्टर्लीज। ठीक है, ये आती हैं। तो ये स्थायी पवने हैं, व्यापारिक पवने, ट्रेड विंड्स, पछुआ पवने और पूर्वा पवने। क्या विशेषता है परमानेंट विंड्स की? इन तीनों पवनों की विशेषता है कि ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। इनकी दिशा निश्चित है। कैसे? एक एक करके हम देख लेते हैं। यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं हम, ताकि हमें याद रहे। ठीक है, स्थायी पवनों में के अंतर्गत ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवन है। आपको पृथ्वी का ग्लोब याद है ना? ग्लोब क्या है? पृथ्वी का मिनिएचर फॉर्म है। तो ये पृथ्वी है और ये क्या है? भूमध्य रेखा, 0 डिग्री पर स्थित है भूमध्य रेखा। ये एक अक्षांश रेखा है। ठीक है, सबसे पहले हम व्यापारिक पवने जानेंगे। तो कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, उत्तर, और 23.5 डिग्री साउथ। कौन सी रेखा है? मकर रेखा। ठीक है, तो ये जो व्यापारिक पवने हैं ये इस तरह से चलती हैं। इनकी दिशा फिक्स है, निश्चित है, यही दिशा है इनकी। अब ये कौन सी दिशा है? मैंने आपको मानचित्र पढ़ाते समय दिशा कैसे याद करते हैं बताया था, फिर भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ये है व्यापारिक पवने। आप देख सकते हैं किस दिशा से आ रही हैं ये? उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने। ठीक है, भूमध्य रेखा की ओर ये पवनें चलती हैं। और इन पवनों की दिशा क्या है? दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने। स्पष्ट है? तो ये यहाँ पर व्यापारिक पवने हैं। कहाँ पर चलती हैं आपको स्पष्ट हो गया। यहाँ से 23.5 कर्क और मकर रेखा के मध्य। अभी के लिए इतना काफी है। जो पवनें चलती हैं कर्क और मकर रेखा के मध्य, वो कौन सी है? व्यापारिक पवनें हैं। आगे पछुआ पवनें, इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री और ये 23 नॉर्थ, ये क्या है? 23.5 साउथ, मकर रेखा। हमें पछुआ पवनों के बारे में जानना है। और ये रहा, ये क्या है? 66.5। याद आया? भूलिए मत, भूल जाएंगे तो समझ में कैसे आएगा आप लोगों को। ठीक है,
पछुआ पवनें कहाँ चलती हैं? इनकी दिशा निश्चित है। इनकी विशेषता यही है कि इन पवनों की दिशा निश्चित है और ये वर्ष भर इसी दिशा में चलती हैं। ये क्या है? पछुआ पवनें हैं। ठीक है। इस अक्षांश के मध्य जो पवनें चल रही हैं वो कौन सी हैं? पछुआ पवनें हैं। और अब बात कर लेते हैं पूर्वा पवनों की। एक बार फिर से हम पृथ्वी बनाएंगे। ये क्या है? 0 डिग्री, आपको बहुत अच्छे से मालूम है। ये क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा। ये क्या है? 66.5 डिग्री नॉर्थ, है ना? 23.5 डिग्री साउथ और ये है 66.5 डिग्री साउथ। अब ये पवनें चलने वाली हैं, कहाँ से चलेंगी? यहाँ पर क्या है? ध्रुव है। यह है उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। ये सब मैं आपको पहले बहुत अच्छी तरह से क्लास 6 में बता चुकी हूँ। तो आप, यदि आपने क्लास नहीं देखी है तो आप उसे देख लीजिए, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। उत्तरी ध्रुव से ये कहाँ? इस अक्षांश के मध्य जो पवनें चलती हैं वो कौन सी होती हैं? पूर्वा पवनें होती हैं। ध्रुवीय पूर्वा पवनें। ध्रुवीय पूर्वा पवनें। ठीक है। आप इनकी दिशा देख लीजिए। ये इसी दिशा में पूरे वर्ष भर बहती हैं। आगे ये बहुत उपयोगी हैं, तो यदि आप दिशा ध्यान रखेंगे तो आपको आगे की जो क्लासेस है वो और अच्छे से समझ में आने वाली है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। आपने यहाँ पर क्या था? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर क्या होता है? सूर्यताप कम होता है या घटता जाता है। ठीक है। वायुदाब ठंडे क्षेत्रों में या कम तापमान वाले क्षेत्रों में क्या होता है? अधिक होता है, उच्च दाब होता है। यहाँ पे क्या होता है? उच्च दाब होता है, हाई प्रेशर। यहाँ क्या है? हाई प्रेशर है, उच्च दाब है। आपने क्या जाना था? वायुदाब, वायु कैसे चलती है? हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? हाई प्रेशर, उच्च दाब कैसे चलेगी? लो प्रेशर की ओर चलेगी। तो इस तरफ क्या है? जिस तरफ चल रही है उससे एक बात तो पता चल गया कि यहाँ पर क्या होगा? लो प्रेशर होगा, क्योंकि हवा जो वायु है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने केवल जाना है पवन 3 भागों में विभाजित है, उसके अंतर्गत स्थायी पवन को हमने जाना है। अब दूसरे नंबर पर क्या है? मौसमी पवन। क्या है ये मौसमी पवन? सीजनल विंड्स। कौन सी? सीजनल विंड्स। ये विभिन्न जो ऋतुएं होती हैं उसमें अपनी दिशा बदलती रहती हैं। जो सीजनल विंड्स होती हैं वो विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं।
ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें, भारत में मानसूनी पवनें, मानसूनी पवनें जो होती हैं वो दक्षिण पश्चिम मानसून से आती हैं। कैसी? दक्षिण पश्चिम। इनकी दिशा है दक्षिण पश्चिम, इसीलिए इसे दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहते हैं। ठीक है। और जब मानसूनी पवनें जो ये भारत में आती हैं, इनकी दिशा होती है दक्षिण पश्चिम, और जब जाती हैं तो क्या होगी? उत्तर पूर्व। ठीक है। तो आपने क्या देखा? दिशा बदल रही है। अगले पवन की ओर बढ़ते हैं। क्या नाम है? स्थानीय पवन। 3 प्रकार की पवनें होती हैं ना, तो स्थानीय पवन। लोकल विंड्स, लोकल विंड्स कौन सी होती है? ये किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। इनका क्षेत्र क्या होता है? बहुत बड़ा नहीं होता है। किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के समय, दिन के किसी विशेष समय में, विशेष समय में चलती हैं। ठीक है। जैसे स्थल समीर, समुद्र समीर। जैसे स्थल समीर और समुद्री समीर या समुद्र समीर। स्थल समीर को इंग्लिश में क्या कहेंगे? लैंड ब्रीज, लैंड ब्रीज। और समुद्री समीर को सी ब्रीज। स्थल समीर रात में चलती है और समुद्री समीर दिन में चलती है। ठीक है। तो ये क्या है? लोकल विंड्स है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसे ध्यान रखेंगे अच्छी तरह से कि स्थल समीर कब चलती है और समुद्री समीर कब चलती है। ऐसे ही एक स्थानीय विंड है भारत में जिसे लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ये कहाँ चलती है? भारत में चलती है। कैसी होती है ये? गर्म एवं शुष्क। ये क्या है? लोकल विंड है, स्थानीय पवन है, स्थानीय पवन है। ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले टॉपिक की ओर, जो मौसम को क्या करता है? प्रभावित करता है। नाम है आर्द्रता, मॉइस्चर। ठीक है। क्या है आर्द्रता? आपने पानी को वाष्पित होते देखा है? दिखता नहीं है ना, कोई बात नहीं। वायु में, किसमें? वायु में जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। किसकी? जल वाष्प की मात्रा। हमें इस पर ध्यान देना है। जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जल वाष्प क्या है? प्रश्न क्या है कि अब जल वाष्प क्या है? वायु में हमें पता है वायु क्या है? गैसों का, अनेक गैसें हैं, उसमें गैसों का मिश्रण है ना। आर्द्रता
समझ में आ गया कि यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा मिल जाए तो उसे आर्द्रता कहेंगे। लेकिन प्रश्न है जलवाष्प क्या है, उसे जान लेते हैं। जलवाष्प, पानी याद है आपको, लास्ट 6 क्लास में पढ़ा था हमने, जल पानी, है ना। पृथ्वी पर अधिकतम भाग पानी का है, याद आ गया। बहुत सारे जलाशय हैं, समुद्र है, नदी है, जिसमें पानी पानी है। हमारे जो पृथ्वी का अधिकांश भाग है उस पर पानी ही है। तो ये जो पानी है, जल है, जब गर्म होता है, गर्मी का मौसम होता है या तापमान अधिक होता है, तो क्या होता है, ये पानी, ये जो जल है, ये वाष्पित होता है। क्या होता है, वाष्प बन जाता है। और जब ये वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो इसे जल वाष्प कहते हैं। जल जो वाष्प में बदल गया, ठीक है, इसे ही जल वाष्प कहते हैं। तो लिख सकते हैं आप, पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है, वेपराइज्ड होता है। तो वह जल वाष्प बन जाता है। क्या बन जाता है, जल वाष्प। यदि जल वाष्प ज्यादा होगा वायु में तो दिन कैसा होगा, आर्द्र दिन होगा, ठीक है, दिन आर्द्र दिन होगा, ह्यूमिड डे। और जैसे जैसे वायु गर्म होती जाएगी वैसे वैसे जल वाष्प धारण करने की जो क्षमता है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है, जल वाष्प धारण करने की जो क्षमता है वो बढ़ती जाएगी। आर्द्र दिन में, किसमें, आर्द्र दिन, आर्द्र दिन किसे कहते हैं, जब जल वाष्प अधिक होता है, ह्यूमिड डे। आर्द्र दिन में आपने देखा होगा कपड़े सूखने में काफी समय लगता है, क्योंकि जल वाष्प वायु में अधिक है और हमारे शरीर से पसीना भी जल्दी नहीं सूखता है और हम क्या करते हैं, असहज महसूस करते हैं, है ना, जब कपड़े भी नहीं सूखते और पसीना भी जल्दी नहीं सूखता है। कुछ याद आ रहा है, हाँ, जैसे उमस वाले दिन होते ना, थोड़ी सी बारिश हुई फिर धूप बहुत तेज, तो ऐसे में क्या होता है, यही स्थिति होती है ना। चलिए, ये जो जल वाष्प है, जल वाष्प, मैं इसे थोड़ा सा ग्राफ पिक्चर के थ्रू आपको समझा देती हूँ। ये पृथ्वी की क्या है, सतह है, पृथ्वी की सतह पर ही जल होगा, है ना। तो हम मान लेते हैं ये पृथ्वी के इस भाग पर ये पूरा जल से भरा हुआ है, ये समुद्र है, ठीक है। समुद्र तापमान अधिक है तो क्या होगा, जल वाष्पित होगा। क्या होगा, वाष्पित होगा। क्या बन गया, जल वाष्प बन गया। क्या बन गया, जल वाष्प। बन गया, जल वाष्प बन गया, है ना। जल वाष्प जब ऊपर उठता है तो क्या होता है, ठंडा होना शुरू हो जाता है और संघनित होकर, कैसे, संघनित होकर एक बूंद बनाता है, जल की बूंद बनाता है। जो ऊपर जाएगा तो जो बहुत ही महीन धूल के कण होते हैं उनके साथ संघनित होकर एक बूंद बनाता है, ठीक है। जल वाष्प संघनित होकर क्या बनाता है, जल की बूंद बनाता है। और ये जो जल की बूंदों का समूह है, ये क्या है,
बादल है। जल की बूंदों का समूह क्या है? बादल है। और बादल, या यूं कहें कि जल की बूंदें जब बहुत भारी हो जाती हैं, जब बहुत भारी हो जाती हैं और वायु में तैर नहीं सकती, तैर नहीं सकती। हम देखते हैं ना बादल को चलते हुए, है ना, कि इस तरफ से बादल उस तरफ जा रहे हैं, हाँ। लेकिन जब वो नहीं तैर सकते हैं, जब उनके जो जल की बूंदों का जो समूह है वो बहुत भारी हो जाता है, तब क्या होता है? तब ये वर्षण के रूप में नीचे आते हैं। कैसे? वर्षण के रूप में नीचे आते हैं, के रूप में नीचे आते हैं। वर्षण के रूप में नीचे आते हैं। वर्षण के रूप में ये जब नीचे आते हैं तो क्या होता है? कितने तरह से ये नीचे आ सकते हैं, पृथ्वी की सतह पर वापस आ सकते हैं। सबसे पहले तो पानी के रूप में, जो हम सबसे ज़्यादा जानते हैं, पानी के रूप में जब नीचे आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। जब जल की बूंदें जो भारी हो चुकी हैं, जल की बूंदों का जो समूह है वो क्या है? बादल है, ठीक है। और ये जो जल की बूंदें हैं ये बहुत भारी हो चुकी हैं, अब ये वायु में तैर नहीं सकती, तो वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। कैसे? सबसे पहले तो पानी के रूप में नीचे आती हैं। जब पानी के रूप में नीचे आती हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। लेकिन जब ये बर्फ के रूप में नीचे आती हैं तब क्या कहते हैं? हिम वर्षा कहते हैं। हिम वर्षा कहते हैं। स्नोफॉल, क्या कहते हैं? स्नोफॉल कहते हैं। और यदि ओला के रूप में आए, ये ओला के रूप में, तो इसे क्या कहेंगे? ओला वर्षा, है ना, ओलों की वर्षा। और इसके अतिरिक्त सीड के रूप में, इसके अतिरिक्त वर्षण किस रूप में हो सकता है? सीड के रूप में, सीड के रूप में, जिसे साहिम वृष्टि कहते हैं। इंग्लिश में स्लेट। ठीक है, एक तो आपने जान लिया, वर्षण सबसे ज्यादा हम जो जानते हैं पानी के रूप में जब आता है तो क्या होता है? वर्षा हम उसे कहते हैं। ठीक है, स्पष्ट है। बर्फ के रूप में आप कश्मीर के क्षेत्रों में देखते हैं बर्फ हिमवर्षा होती है, जो बहुत ही मुलायम होती है, बर्फ ही गिर रही होती है, पर आप जो बर्फ के फाहे होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, उस रूप में जब गिरती है तो उसे हम हिमवर्षा कहते हैं। लेकिन जब बात करें ओलों के रूप में वर्षण होता है तो ओला क्या है? पहले तो ये जान ले, मटर का एक दाना और जो गेंद होती है उस गेंद के आकार जितना, मटर के दाने से गेंद के आकार जितना यदि बर्फ का आकार है, उस रूप में यदि सतह पर गिर रहा है तो वो क्या होगा? ओला। आपने देखा होगा ना, बर्फ गिरती है लेकिन गोल गोल गिरती है। कैसे? गोल गोल, छर्रे जैसी, या मटर के दाने के आकार के रूप में बर्फ गिरती है, वो क्या होता है? ओला। हम कहते हैं ओला गिर रहे हैं, ओला पड़ रहा है या ओले पड़ रहे हैं, है ना। वो क्या रूप है? वर्षण का ओला के रूप में वर्षण होता है। लास्ट है सीड के रूप में, स्लिट के रूप में, है ना। साहिम वृष्टि आपने देखा होगा कई क्षेत्रों में, ये ऐसा प्रकार है वर्षण का जिसमें ना पानी होता है ना बर्फ होती, बीज की स्थिति होती है। ठीक है, ना पूरी तरह से वो पानी ही है जैसे कि वर्षा का पानी, और ना ही बर्फ है पूरी तरह से। ठीक है,
इसकी तरह बीच की स्थिति होती है उसे कहते हैं साहिम वृष्टि। जैसे कुछ क्षेत्रों में आपने मोबाइल के माध्यम से देखा होगा या देखिएगा, सपोज ये पत्ती है, ये क्या है, पत्ती है। पत्ती के चारों ओर जब साहिम वृष्टि होती है तो पत्ती के चारों ओर पूरी पत्ती बर्फ की एक बहुत पतली सी लेयर उस पर जम जाती है। ठीक पत्ती के आकार की जो परत है वो जम जाती है। जब ऐसा होता है, ऐसा वर्षण होता है, ऐसी स्थिति हम देखने को मिलती है, वो क्या होती है, साहिम वृष्टि होती है। ठीक है, चलिए, तो हमने वर्षण के रूप में कुछ प्रकारों को जान लिया कि किस किस रूप में वर्षण हो सकता है ना, होता है, हो सकता नहीं, होता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप में वर्षण होता है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं हम और जानते हैं। क्या जानेंगे? पृथ्वी पर क्या, पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण क्या कहलाता है? वर्षा कहलाता है। अभी हमने बहुत अच्छी तरह से जाना है। ज्यादातर जो भौम जल है, भौम जल क्या, भूमि के अंदर जो जल है वो क्या है, वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। ज्यादातर जो भौम जल है वर्षा जल से ही प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। वर्षा जल को संरक्षण करने में किसका योगदान है? सबसे ज्यादा पौधों का। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं, लेकिन यदि पौधों को काट दिया जाए तो क्या होगा, पानी नीचे पहुंच जाएगा, पानी नीचे पहुंच जाएगा। जैसे पहाड़ी क्षेत्र है और वहां पर जो पौधे हैं वो जल को संरक्षित करते हैं, ये लेकिन यदि उन पौधों को काट दिया जाए तो पहाड़ी से पानी ऊपर से गिरते हुए कहाँ पहुंच जाएगा, मैदान में पहुंच जाएगा, और मैदान में क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, निचले इलाकों में बाढ़ आ जाएगी। तो फिर बाढ़ आने से क्या होंगे, दूसरी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। क्रियाविधि के आधार पर, किसके आधार पर, क्रियाविधि के आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। इससे पहले आपने वर्षण देखा है, ठीक है, अभी वर्षा देख रहे हैं। वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? पर्वतीय वर्षा। कौन सी? पर्वतीय वर्षा। क्या होती है पर्वतीय वर्षा? पर्वतीय वर्षा वो वर्षा होती है जिसमें पर्वतों से टकराकर जो वर्षा होती है, ठीक है, पवनें पर्वतों को पार नहीं कर पाती हैं और उन्हें टकरा कर वहीं पर वर्षा कर देते हैं, उसे ही पर्वतीय वर्षा कहते हैं। जैसे कि कुछ इस तरह से, ये क्या है, पर्वत है ना, ये पर्वत है। पवनें यहाँ से चली समुद्र से, ये क्या है, समुद्र है, नमी लेकर, ठीक है, यहाँ से चली और पर्वत को पार नहीं कर पाई, तो पार नहीं कर पाई तो इसी से टकराकर, पर्वत से टकराकर यहीं पर क्या कर दी, वर्षा कर दी। इसे ही कहते हैं पर्वतीय वर्षा। ठीक, दूसरा क्या है, संवहनीय वर्षा। कौन सी? संवहनीय वर्षा। ये जो संवहनीय वर्षा है, ये जब तापमान अधिक होता है तो तापमान अधिक होने पर क्या होता है, पानी वाष्पित होता है। वाष्पित होने पर आप इसे, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर रही हूँ, आगे की क्लासेस में आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा, तो आप थोड़ा सा बस सुन लीजिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिमाग पर दबाव देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पानी जो जल होता है, जल की सतह आप देखते हैं समुद्र में बड़ा भाग पानी पानी है हर तरफ, है ना,
समुद्र में पानी पानी ही है, और तापमान जब अधिक होता है तो ये जो पानी है, ये जो जल है, ये क्या होता है, वाष्पित होता है, और वाष्पित होकर जल वाष्प बनाता है। जल वाष्प क्या करता है, संघनित होकर जल की बूंदें बनाता है, और जल की बूंदें, कई सारी बूंदें मिलकर बादल बनाती हैं, और वो बादल पुनः नीचे से जल से गए थे और वापस ही उसमें बरस जाते हैं। ठीक है, बादल बरस जाते हैं, यही है संवहनी वर्षा। ये कुछ क्षेत्रों में होती है। आगे बढ़े, चक्रवातीय वर्षा। संवहनी वर्षा दोपहर के समय में जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहां पर अक्सर देखने को मिलती है। चक्रवातीय वर्षा क्या है? बात चक्रवातीय वर्षा की कर रहे हैं, साइक्लोनिक रेनफॉल। तो इससे जुड़ा हुआ एक केस स्टडी भी आपकी क्लास में दिया हुआ है, उसे भी हम साथ लेकर चलते हैं। क्या है केस स्टडी? क्या है? सत्रह 18 अक्टूबर वर्ष 1999 में भारत के पूर्वी समुद्री तट में, भारत का मानचित्र बनाना आपने अब तक तो सीख ही लिया होगा, क्लास 6 में हमने बहुत बनाया है। ये क्या है? पूर्वी समुद्री तट है। पूर्वी समुद्री तट। तट में ओडिशा में, कहाँ पर? ओडिशा में क्या आया था? महाचक्रवात। महाचक्रवात, सुपर साइक्लोन। सुपर साइक्लोन कहाँ से आया था? बंगाल की खाड़ी में ये साइक्लोन बना था, ये चक्रवात बना था, जिसने 5 जिलों को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित किया था। ठीक है, तो चक्रवात के कारण जो वर्षा होती है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये भाग आप देख रहे हैं, ये भाग जो देख रहे हैं आप, ये बंगाल की खाड़ी है इस, ठीक है। तो बंगाल के खाड़ी से बनकर चक्रवात कहाँ पहुंचा? पूर्वी समुद्री तट पर पहुंचा, और यहाँ पर बारिश की बड़े स्तर पर ये वर्षा क्या कहलाएगी? चक्रवातीय वर्षा कहलाएगी। चक्रवात के कारण जो वर्षा होती है उसे चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इस जो चक्रवात के आने से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं हम उसे देख लेते हैं। सबसे पहले तो चक्रवात देख लेते हैं क्या है। थोड़ा सा हम चक्रवात के बारे में जानेंगे। क्या है चक्रवात? चक्रवात एक निम्न दाब क्षेत्र है। कैसा? निम्न दाब क्षेत्र होता है जिसमें वायु चारों ओर से केंद्र की ओर घूमती है। कैसे? केंद्र की ओर घूमती है। चारों ओर से वायु केंद्र की ओर घूमती है। ठीक है, कैसा क्षेत्र है ये? यहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र है। निम्न दाब क्षेत्र क्या होता है इसमें? वायु चारों ओर से केंद्र की ओर घूमती है। स्पष्ट है? चक्रवात आमतौर पर कहाँ बनते हैं? समुद्र में बनते हैं। आमतौर में समुद्र में बनते हैं। और जब ये तटों से टकराते हैं, और जब ये
तटों से टकराते हैं। कौन? चक्रवात। टकराते हैं तो भारी बारिश, तेज हवाएं और समुद्री तूफान लाते हैं। समुद्री तूफान लाते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया चक्रवातीय वर्षा कैसी होती है ना। चलिए अब हम जान लेते हैं चक्रवात से क्या प्रभाव पड़ा था। जो ओडिशा में चक्रवात आया था, महाचक्रवात, वर्ष 1999 में, उससे क्या क्या प्रभाव पड़े थे, क्या क्या हुआ था। सबसे पहले तो जब कभी भी चक्रवात आएगा इस स्तर पर, जब नुकसान तट से टकराएगा तो बहुत भारी बारिश होगी, आपने अभी नोट किया, भारी बारिश होगी, तेज हवाएं चलेंगी और समुद्री तूफान लाते हैं ये चक्रवात। तो जान माल की हानि बड़े स्तर पर होती है। प्रभाव जब लिखना हो तो हमेशा याद रखना, एक शब्द हम अक्सर सुनते हैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से, जान माल की हानि बड़े स्तर पर होती है। तो वर्ष 1999 में भी महाचक्रवात आया था, तो यहाँ पर भी क्या हुआ होगा, बड़े स्तर पर हानि हुई होगी। जान माल की हानि बड़े स्तर पर होती है। जान में किसकी जान? मानव, पशु और जीव जंतु, है ना, इन सब की जान खतरे में थी। बहुत मनुष्यों की जान गई होगी, बहुत पशु मर गए होंगे, बहुत से जीव जंतु मर गए होंगे, बहुत से घायल हो गए होंगे, मनुष्य, पशु और जीव जंतु। इसके अतिरिक्त बड़े स्तर पर इनकी क्या हुई होगी? मृत्यु हुई होगी, मनुष्यों की, पशुओं की और जीव जंतुओं की। बात माल की करें तो माल में क्या क्या नुकसान हुआ होगा, याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका है कि क्या क्या प्रभाव पड़ा होगा। कच्चे घर नष्ट हो गए होंगे, है ना, नष्ट हुए थे उस समय। मैं उस समय के प्रभाव बता रही हूँ और साथ में ये भी आपको बता रही हूँ कि क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, तो सामान्य तौर पर आपको याद रहने चाहिए। कच्चे घर नष्ट हो गए, औद्योगिक भवन और औद्योगिक भवन नष्ट हो गए, घरों की छत उड़ गई। उस समय जब महाचक्रवात आया तो बड़े स्तर पर ये सब देखने को मिला। और क्या नुकसान हो सकता है माल में? विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। क्यों? क्योंकि जो विद्युत आपूर्ति खंभे लगे होते हैं ना बिजली सप्लाई के लिए, वो क्या होते हैं? गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, तो विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाती है। और टेलीफोन लाइनें ये भी नष्ट हो गई या कट गई, पूरी तरह से कट गई, तो आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं, है ना, मदद नहीं ले सकते हैं। और क्या होगा आपने अभी जाना, ये तो विद्युत आपूर्ति, टेलीफोन लाइनें ये कट गई या नष्ट हो गई। सड़क मार्ग बाधित हो जाएगा, क्योंकि सड़क मार्ग पर या तो पानी भर जाएगा या तो सड़क मार्ग टूट भी सकती है। रेलवे मार्ग भी बाधित हो सकता है, ठीक है, नष्ट हो सकता है। इसके साथ ही जब चक्रवात आया तो अपने साथ पानी भी लाया। वो पानी कैसा था? खारा था। बंगाल की खाड़ी का जो पानी है या समुद्र का जो पानी है वो कैसा है? खारा है। अपने साथ खारा पानी लाया। कहाँ? तटों पर। तट के अंदर खारा पानी आया, तो लवणता के कारण
किसके कारण? लवणता के कारण जो कृषि योग्य भूमि थी तटीय क्षेत्रों में, वो क्या हो गई? अनुपजाऊ हो गई। ठीक है। और जो अनुपजाऊ, इस तरह से जो वर्ष 1999 में उड़ीसा में बड़े स्तर पर चक्रवात आया था, जिसे महाचक्रवात कहा गया है, उसने नुकसान पहुंचाया था। तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही लेकर आया था ये महाचक्रवात। ठीक है। बड़े स्तर पर बाढ़ आई थी। तो ये सभी प्रभाव देखने को मिलेंगे। बाढ़, भयानक तबाही तटीय क्षेत्रों में। उस समय भी जब महाचक्रवात आया था तब ये सारी स्थितियां देखने को मिली थी। तो हमें याद रखना है। ठीक है। ओके, इसी के साथ क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।